सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है, तारीख है 13 दिसंबर 2025। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के एक अच्छे विचार के कोटेशन के साथ। सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा यह भ्रम है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। यानी अगर हम कोई सत्य खोजना चाहते हैं या कोई सत्य की खोज करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम कुछ जानते ही नहीं है। क्योंकि अगर हमको जानते तो सत्य की खोज करना जरूरी ही नहीं था, सब अच्छा ही हो जाता। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर की। आज की पहली खबर ये रही कि जो इंडिगो का संकट चल रहा था वो ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाले आयोग तक इंडिगो की लापरवाही पहुंच चुकी है। अब इंडिगो की मोनोपोली की जांच की जाएगी, उनका 360 डिग्री स्कैन होगा, स्पॉट इंस्पेक्शन अनिवार्य किया जाएगा। दूसरी खबर ये रहेगी कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं जो दुलाना से अभी विधायक हैं, विनेश फोगाट, उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था, कुश्ती से, लेकिन फिर से वो अब वापसी करने वाली हैं। उन्होंने कल इसका ऐलान किया है। आपको विनेश के बारे में बता दें कि 3 बार की ओलंपियन महिला पहलवान है वो, वे संन्यास से वापसी कर रही हैं। उनका लक्ष्य 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक में पदक जीतना है। विनेश ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में 50 किलो वर्ग के फाइनल से पहले वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास ले लिया था। यानी पिछले ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गई, कुछ भी मान लें, लेकिन उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा बता दिया था, इससे वो बाहर हो गई थी। वरना ये भी निश्चित ही लग रहा था कि वो फाइनल भी जीत जाती, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब उन्होंने 2028 ओलंपिक के लिए फिर से ऐलान किया है कि वो वापस दंगल में उतरेंगे। आज की तीसरी खबर की तरफ मैं आपको ले चलूं तो ये था कि साइबर फ्रॉड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर अकेले एमपी के शहर या एमपी की ही बात करें तो रोजाना एक ही शहर में 52 खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। यानी जो 11 महीनों में, अगर मैं आंकड़ा ग्वालियर का दूंगा कि 11 महीनों में ठगी की शिकायतें 17,364 पहुंच चुकी हैं। यानी 11 महीने में 17,364 शिकायतें एक ही शहर की पहुंची हैं। अगर एक दिन का निकाले तो 52 अकाउंट उसमें शामिल हो रहे हैं। ठगी की जांच के 5 चरण, तब फ्रीज और अनफ्रीज। यानी खाता कैसे फ्रीज होता है, अगर किसी साथी का खाता फ्रीज है तो वो अनफ्रीज कैसे करवाए, उसके 5 चरण होते हैं। साइबर फ्रॉड की शिकायत के बाद कार्रवाई 5 चरणों में होती है। पहले साइबर सेल जांच शुरू करती है, यानी सबसे पहला काम साइबर सेल है वो उसकी जांच शुरू करती है। उसके बाद बैंक की नोडल टीम खाते होल्ड और फ्रीज लगाती है। तो सबसे पहले साइबर सेल है वो उसकी जांच शुरू करती है, उसके बाद बैंक की नोडल टीम खाते होल्ड और फ्रीज लगाती है। यानी दूसरे चरण में जो बैंक की नोडल एजेंसी है वो खाते फ्रीज और होल्ड उस पे लगाती है, साथ ही संबंधित शाखा को सूचना देती है। यानी जिस भी बैंक का अकाउंट है वो नोडल एजेंसी उसको सूचना भी देती है। साइबर सेल थाना या 1930 पोर्टल पर शिकायत के बाद बैंक खाता फ्रीज करता है। यानी साइबर सेल थाना या 1930 पोर्टल पर शिकायत के बाद बैंक खाता फ्रीज करता है। पीड़ित व्यक्ति फ्रीज या होल्ड की शिकायत साइबर सेल में करता है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसकी शिकायत साइबर सेल में करेगा। जांच में ठगी सही मिलने पर साइबर सेल एनओसी या डिफ्रेज आदेश देता है। इसके बाद बैंक अधिकतम 1 सप्ताह में खाते से होल्ड हटा देता है। हालांकि पीछे भी ये खबर थी कि अगर 20 रुपए के बीच में धोखाधड़ी कहीं से हो गई तो खाता फ्रीज किया जा सकता है।
और उसमें भी व्यक्ति के पहले से 10 लाख रुपए होते हैं, वो किसी जरूरी काम से भी हो सकते हैं। तो इन्होंने मांग की है उपभोक्ताओं ने कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सही में कुछ ऐसा हुआ है तो ही खाता फ्रीज करें, वरना ऐसे खाते फ्रीज न किए जाएं। हालांकि जो राशि है धोखाधड़ी से आई उस खाते में, उसी को आप होल्ड कर लो, बाकी अकाउंट पूरा होल्ड नहीं होना चाहिए। ये उपभोक्ताओं ने मांग की और उनकी मांग जायज भी है। अगली खबर ये रहेगी कि कल कैबिनेट बैठक की जो मीटिंग हुई थी उसमें उच्च शिक्षा के सिंगल रेगुलेटर पर लगी मोहर, यानी कल मोहर लग गई है। यूजीसी एआईसीटीई जैसी संस्थाओं की जगह एक रेगुलेटर को मंजूरी मिलेगी, यानी जो यूजीसी है, एनसीटी है, एआईसीटी है, इनको मिला के एक ही संस्था बनाई जाएगी। उस संस्था का नाम रखा जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण। बिल जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल था, अब इसका नाम विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक कर दिया है। यानी 2020 के एनईपी में इस चीज की घोषणा की गई थी कि हम उच्च शिक्षा के लिए एक ही नोडल एजेंसी रखेंगे, बाकी एजेंसियां हम समाप्त कर देंगे। तो उस समय तो उनका यही था कि नाम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल रखेंगे, लेकिन कल इसका नाम विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक कर दिया है। इसकी स्थापना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की जा रही है। अभी यूजीसी गैर तकनीकी उच्च शिक्षा, एआईसीटी तकनीकी शिक्षा और एनसीटी शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था है। यानी यूजीसी है वो गैर तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए बनी हुई है, एआईसीटी है वो तकनीकी शिक्षा के लिए बनी है, एनसीटी है वो शिक्षक जो है उनकी शिक्षा की नियामक संस्था है। चिकित्सा और विधि कॉलेज नई संस्था के दायरे से बाहर रहेंगे। इसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि चिकित्सा और विधि कॉलेज नई संस्था के दायरे से बाहर ही रहेंगे, यानी पहले जैसे रहेंगे। इसके 3 दायित्व रहेंगे: नियमन, मान्यता और पेशेवर मानकों का निर्धारण। फंडिंग का अधिकार अभी इसके पास नहीं होगा। एनईपी 2020 में कहा गया है उच्च शिक्षा को पुनर्जीवित करने और फैलने फूलने में सक्षम बनाने के लिए नियामक प्रणाली में पूर्ण रूप से सुधार की जरूरत है। यानी इसमें साफ साफ ये बता दिया है कि फंडिंग का अधिकार इसके पास अभी से नहीं होगा। अगली खबर ये जनगणना 2027 के लिए थी। जो जनगणना पहले होने जानी थी वो 2027 यानी 2027 और कुछ 26 में करेंगे। ये 26 से शायद शुरुआत कर देंगे। उन्होंने कल 11,700 करोड़ का इसमें बजट दिया है और इसमें 30 लाख लोग लगेंगे। जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जनगणना का प्रस्ताव मंजूर किया है। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण, यानी 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकानों का सूची तैयार की जाएगी कि कहाँ कितने मकान हैं, और दूसरे चरण में लोगों की इसमें गिनती होगी। अगली खबर, एक अच्छी खबर यह रहेगी कि भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेगा। यानी जो भारतीय इंडियन रेलवे है वो अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेगा। इसके लिए जींद हरियाणा में हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसमें 10 कोच हैं, 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच हैं। यानी ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी, और इसमें यानी हमारे लिए 8 डब्बे होंगे। अगली खबर ये थी कि सीआरपीएफ के अधिकारी दिनेश खतक को सरकार ने गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया है। सीआरपीएफ के एक अधिकारी हैं दिनेश खतक, उनको गृह मंत्री दक्षता पदक से सरकार ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में सेवा, नेतृत्व, ऑपरेशन उपलब्धियों, अनुशासन के लिए दिया गया है। दिनेश ने 2005 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। यानी एक अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकार रहते हुए उन्होंने 2005 में यूपीएससी परीक्षा भी पास कर ली थी।
अगली खबर ये थी कि भारत 9 से 14 मार्च तक पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यानी कॉमनवेल्थ में खो खो जो चैंपियंस होगी उसकी पहली बार भारत मेजबानी करेगा। इसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमों के बीच मुकाबले होंगे और 24 से ज्यादा देश इसमें भाग लेंगे। अगली खबर ये रहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर मैगजीन द्वारा बेस्ट बैंक इन इंडिया चुना गया है। यानी इंडिया का बेस्ट बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को चुन लिया गया है। यह सम्मान बैंक की तेज बदलाव प्रक्रिया, नई तकनीकों, बेहतर सेवाओं और देश की वित्तीय प्रणाली में उसके योगदान को देखते हुए दिया गया। यानी बेहतर सेवा, देश की वित्तीय प्रणाली में ज्यादा उसका योगदान, उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे अच्छा बैंक माना गया भारत का। अगली खबर इनकम को लेकर ये रहेगी कि 10% आबादी के पास वैश्विक आय का 53% हिस्सा है। यानी दुनिया की 10% जो आबादी है उसके पास वैश्विक आय का 53% हिस्सा है। यानी 90% के पास तो सिर्फ 47% ही है। बाकी जो ऊपर वाले 10% लोग हैं उनके पास 53% हिस्सेदारी है इनकम में। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10% आबादी वैश्विक आय 53%, वही निचले स्तर की 50% आबादी 8% ही कमाती है। यानी जो निचले जो 50% है लोग, वो तो 8% ही उसमें हिस्सेदारी रखते हैं। इसी तरह टॉप 10% के पास 75% संपत्ति, यानी ऊपर के जो 10% है उनके पास 75% संपत्ति है। बाकी के पास तो 25% ही बचती है। और ऊपर के बॉटम जो 2% लोग हैं, ऊपर के 10 में से भी 2% लोग हैं, उनके पास 50% है उसमें से भी। यानी 75 में से 50% तो 2% के पास ही है। और भारत में अगर ये देखें कि सबसे खराब स्थिति कहाँ की है, तो भारत की उसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। विश्व स्तर पे भारत में सबसे ज्यादा असमानता इनकम को लेके पाई जाती है। टॉप 10% भारतीय कुल राष्ट्रीय का 58% कमाते हैं। यानी प्रथम 10% जो है ऊपर से वो 58% हिस्सेदार रखते हैं इनकम में, और 50% को 15% आय मिलती है। यानी नीचे के जो 50% है उनको तो सिर्फ 15% आय मिलती है। टॉप 10 के पास देश की 65% संपत्ति है। यानी ऊपर के जो 10% लोग हैं उनके पास 65% पैसे हैं। टॉप 1% अकेले 40% रखते हैं। यानी केवल 1% ऊपर के लोग हैं वो 40% पैसे रखते हैं भारत में। दुनिया के 0.001% मल्टी मिलेनियर आधी आबादी से 3 गुना अधिक संपत्ति रखते हैं। यूरोप दुनिया का सबसे कम असमान क्षेत्र है। यानी अगर असमानता इनकम को लेके देखें तो सबसे ज्यादा तो भारत में है, और सबसे कम असमानता या इक्वल सबसे ज्यादा जहां लोगों को पैसे या सैलरी मिलती है वो है यूरोप। एक क्वेश्चन अच्छा था कि मरिग कच्छ प्राचीन काल में गुजरात के किस शहर का नाम था? कौन सा शहर था जिसका नाम मरिग कच्छ था? वो गुजरात का शहर था भरूच। अगली खबर ये थी कि अपने देश के राज्यों की उसमें रहने के हिसाब से या प्रगति करने के हिसाब से या सामाजिक आर्थिक उनकी जो तुलना की गई है वो राज्यों की गई है। तो उसमें सबसे ज्यादा तरक्की जिसने की है वो तेलंगाना है, और तेलंगाना भारत का सबसे अमीर राज्य है और बिहार सबसे गरीब राज्य है। यानी भारत का सबसे अमीर राज्य तेलंगाना है और सबसे गरीब राज्य बिहार है। इसमें अगर बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का 5वां स्थान है। बिहार में ये हालांकि बड़ा है, और जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय घरेलू उत्पाद बढ़े हैं। इस सर्वे की बात करें तो देश के 18 बड़े राज्यों में इनमें बात की गई है, उसमें तेलंगाना का स्थान सबसे ज्यादा 3.87 लाख रुपए है। यानी एक व्यक्ति के पास 3.87 लाख रुपए हैं। कर्नाटक 3.8 लाख रुपए है। अगर हम सबसे गरीब तो बिहार का बता ही दिया, यहाँ प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में 69,000 रुपए है। पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहली पसंद है। अगर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा पर्यटन की बात करें पसंद किए जाने वाले राज्यों में, तो
उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है, राजस्थान इसमें 5वें नंबर पे है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़े श्रद्धालुओं के चलते उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 2024 में बढ़कर 64.68 करोड़ हो गई। यानी राम मंदिर के बनने के बाद ये सब हुआ है। 2024 में यह 64.68 करोड़ और पिछले साल यह संख्या 47.85 करोड़ ही थी, यानी 17 करोड़ बढ़ गए हैं। हालांकि प्रतिशत के आधार पर बड़े 18 राज्यों में सबसे ज्यादा 51% घरेलू पर्यटक झारखंड में बढ़े हैं और संख्या के आधार पर राजस्थान में 23 करोड़ बढ़े हैं। हरियाली की बात करें तो केरल सर्वाधिक हरा है और झारखंड में सबसे ज्यादा जंगल कटे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 साल में सबसे ज्यादा 10 वर्ग किलोमीटर के नए जंगल लगाए गए। गुजरात 6 वर्ग किलोमीटर के जंगल लगाकर देश में दूसरा और राजस्थान 4 वर्ग किलोमीटर तीसरे और हरियाणा 2 वर्ग किलोमीटर चौथे नंबर पर आया है। देश में 18 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर 54.52% केरल में है, यानी हरियाली सबसे ज्यादा केरल में है। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। अगली खबर ये थी कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, ऊंचा पद नहीं मांग सकते। कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि अनुकंपा नौकरी आप समझ ही गए होंगे, यानी किसी के कार्य करते हुए अपने पद पे रहते हुए डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को या उसकी नीचेज को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। तो सरकार ने ये कोर्ट ने बोल दिया कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं है, आप उसमें ऊंचा पद नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मर्द सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलना उसका अधिकार नहीं है। यह नियुक्ति केवल मानवीय आधार पर दी जाती है, यानी ये कोई अधिकार नहीं है, बस मानवीयता के आधार पर दी जाती है और इससे ऊंचे पद की मांग का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि दया नियुक्ति एक अपवाद है जिसे सामान्य भर्ती प्रक्रिया से अलग मानकर दिया जाता है। यह नियुक्ति केवल परिवार की तत्काल आर्थिक जरूरत को देखते हुए दी जाती है, यानी जो अनुकंपा नियुक्ति है वो परिवार की आर्थिक स्थिति वर्तमान की देख के दी जाती है। तमिलनाडु सरकार की 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यही याचिकाएं मद्रास हाईकोर्ट में थी। उन्होंने साफ बोल दिया कि आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। प्रेरणादायक शब्द कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोले थे कि प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। टैगोर जी ने कहा था कि प्रेम जो है वो अधिकार का कोई दावा नहीं करता किसी पे कि वो मेरा उस पर अधिकार है, बल्कि ये तो उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक ये खबर आई थी कि भारत में कि हर साल 2 लाख लोग विदेश में बस रहे हैं। 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। 2021 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है, यानी कोरोना के बाद से भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों में जबरदस्त उछाल आया है। 2 लाख लोग विदेश में हर साल बसते हुए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी है। एक ये ट्रंप महोदय डेली डेली कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। अमेरिका वाले उन्होंने C5 बनाने का मन बना लिया है कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान व भारत को शामिल करके मैं कोर 5 बना रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन, रूस और जापान के साथ मिलकर एक नया शक्तिशाली मंच कोर 5 C5 बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो मौजूदा G7 की जगह ले सकता है। यानी G7 की जगह ये C5 बनाने में लगे हुए हैं। नशे को लेकर इसमें सर्वे किया गया है कि देश में 28.6% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी 45 वर्ष से उम्र के ज्यादा हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि हमारे देश में तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। 28.6% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और उसमें भी 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जहां युवाओं और बच्चों में तंबाकू का इस्तेमाल तेजी से कम हुआ है, वहीं देश के कई हिस्सों में स्मोकलेस तंबाकू जैसे खन्नी, गुटखा, पान तंबाकू की लत खतरनाक स्तर तक बनी हुई है।
स्मोकलेस तंबाकू के कारण भारत में मुंह है और गले के कैंसर की दर विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है। यानी इस तंबाकू के कारण ही गले की, मुंह की कैंसर भारत में सबसे ज्यादा बनी हुई है। इसलिए तंबाकू का सेवन कम से कम करें या न ही करें तो ही अच्छा है, वरना भारत की स्थिति तो बहुत ही नाजुक हो गई है। धन्यवाद। आज की ताजा खबरों में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।